नमस्कार। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा से डर गई हैं? क्या उनको केंद्रीय एजेंसियों का डर सता रहा है? क्या वे भी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के रास्ते पर चल रही हैं? क्या वे भी आने वाले दिनों में बीजेपी के काम आएंगी, या किसी खास रणनीति के तहत वे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सद्भाव दिखा रही हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 महीने में कम से कम 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का रुख केंद्र सरकार के प्रति भी और नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति नरम हो रहा है। तो इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में वो भी भाजपा के उसी तरह से काम आएंगी जैसे मायावती उत्तर प्रदेश में आई हैं, या किसी खास रणनीति के तहत ममता बनर्जी अपनी एक पोजीशनिंग कर रही हैं। इस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले उन 4 घटनाओं के बारे में जाने, उन 4 राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में जिनसे ये सवाल उठे हैं। पहला घटनाक्रम उपराष्ट्रपति के चुनाव का है। एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, जो अभी उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ आए दिन किसी न किसी बात पर उनका टकराव होता रहता था, या कम से कम राज्य सरकार ये आरोप लगाती थी कि गवर्नर उसके कामकाज में टांग अड़ा रहे हैं, उसको ठीक तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं, या संविधान से अलग हटके काम कर रहे हैं। तो ये टकराव था। इसके बावजूद जब जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हुए उपराष्ट्रपति पद के, तो ममता बनर्जी ने परोक्ष रूप से उनका समर्थन किया। ममता बनर्जी ने विपक्ष की ओर से उतारी गई साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करने की बजाय यह तय किया कि उनके सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये एक बड़ी मदद हो गई और इससे एक मैसेज ममता बनर्जी ने दिया बीजेपी को। हालांकि उसके बाद भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जारी रही और उनके ऊपर जो अंकुश लगाने का काम है बीजेपी का, वो चलता रहा। बीजेपी के प्रदर्शन भी चलते रहे। जो दूसरा घटनाक्रम हुआ है वो ये है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि संघ में सारे लोग बुरे नहीं हैं, संघ में काफी लोग अच्छे भी हैं जो बीजेपी की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से उन्होंने संघ को एक मैसेज दिया। और उसके बाद जो बचा खुचा काम था वो कांग्रेस और लेफ्ट ने पूरा कर दिया। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने इस बात का प्रचार शुरू कर दिया कि ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही हैं और 2003 में भी उन्होंने संघ की तारीफ की थी, आरएसएस को देशभक्त संगठन बताया था। तो इस बात का जितना प्रचार हुआ, ये एक तरह से ममता बनर्जी को जो उनकी अपनी पोजीशनिंग होनी चाहिए है बहुसंख्यक हिंदू समाज में, इससे उनको निश्चित रूप से कुछ मदद मिलेगी। इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ये दूसरा घटनाक्रम था जगदीप धनखड़ को समर्थन के बाद कि ममता बनर्जी ने संघ की तारीफ की। तीसरा घटनाक्रम यह है कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुक्त कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है और विधानसभा में कहा है, अपने विधायकों के सामने कहा है कि उनको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। यह बड़ी बात है, बहुत बड़ा बयान है। याद करें, पश्चिम बंगाल पहला राज्य था जिसने सीबीआई को दिया गया जनरल कंसेंट वापस लिया था। ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री हैं जब उनके मंत्रियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, पकड़ा, हिरासत में लिया, तो सीबीआई मुख्यालय पहुंच गई थी। वहां प्रदेश के जो कलकत्ता में मुख्यालय है वहां पहुंच गई थी ममता बनर्जी, और उन्होंने वहां तब तक वो बैठी रही जब तक उनके मंत्री वहां से छूटे नहीं, उनको जमानत नहीं मिली। तो वो इस तरह से लड़ने वाली जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं। और चौथा घटनाक्रम सबसे दिलचस्प है। चौथा घटनाक्रम यह है कि ममता बनर्जी की सरकार ने गौतम अडानी को, जो अभी देश के सबसे अमीर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और जिनको लेकर के कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों का कैंपेन चलता है कि वो प्रधानमंत्री के मित्र हैं और प्रधानमंत्री की मदद से वो आगे बढ़ रहे हैं, उन गौतम अडानी को 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। यह प्रोजेक्ट पूर्वी मिदनापुर में है, जहां ताजपुर में एक डीप सी बंदरगाह बनाने का 25,000 करोड़ का ठेका अडानी को मिला है। जो उनकी कंपनी है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, उसको 25,000 करोड़ का ठेका मिला है। और इसे कुछ ही दिन पहले जो कलकत्ता में, जो माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल में जो वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, उस पोर्ट पर एक डॉक के मैकेनाइजेशन का काम भी एक करीब 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, वो भी अडानी को मिला था।
तो एक तरफ राजनीतिक रूप से संघ के प्रति सद्भाव, नरेंद्र मोदी के प्रति सद्भाव, नरेंद्र मोदी के तय किए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रति सद्भाव, और देश के जो सबसे बड़े कारोबारी जो उनके प्रधानमंत्री के करीबी बताए जाते हैं उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट देना, ये इस बात का पर्याप्त संकेत है कि ममता बनर्जी ने अपना रुख नरम किया है और वो टकराव का रास्ता छोड़ रही हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या वो किसी डर की वजह से ये टकराव का रास्ता छोड़ रही हैं या इसमें उनको अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है। ममता बनर्जी के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो किस तरह की नेता है, कैसे लड़ने भिड़ने वाली और स्ट्रीट फाइटर लीडर हैं। सबको ये कहानी पता है कि 1991-92 में जब वो राज्य सरकार के सचिवालय में गई थी, ज्योति बसु जैसा भद्र लोक का बंगाली मुख्यमंत्री था, उनको वहां से घसीट करके बाहर निकाला गया था और उन्होंने उस समय संकल्प लिया था कि मैं जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी तब तक इस इमारत में नहीं आऊंगी, और 2011 में वो मुख्यमंत्री बनकर ही उस बिल्डिंग में गई थी। तो उस तरह की लेडी हैं वो। उनके बारे में टाइम मैगजीन ने और अमेरिका के कई बड़ी पत्रिकाओं ने, बड़े अखबारों ने उनका प्रोफाइल किया है और ये लिखा है कि इस पूरे दक्षिण एशिया में ममता बनर्जी इकलौती नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर एक बड़े राजनीतिक मुकाम पर पहुंची हैं। उनके बारे में कोट अनकोट ये लिखा हुआ है, टाइम मैगजीन ने भी लिखा है और दूसरी पत्रिकाओं ने भी लिखा है कि वो एकमात्र नेता है, दक्षिण एशिया की एकमात्र महिला नेता है जो किसी बड़े नेता की बेटी नहीं है, जो किसी बड़े नेता की पत्नी नहीं है, जो किसी बड़े नेता की प्रेमिका नहीं है, और उसके बावजूद उस मुकाम तक पहुंची हैं जहां तक पहुंचना असंभव सा होता है। तो वैसी महिला, वैसी लड़ाका नेता क्यों इस तरह के सद्भाव दिखा रही हैं, क्यों लड़ाई का रास्ता छोड़ करके वो नरमी दिखा रही हैं बीजेपी के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति या आरएसएस के प्रति? क्या इसलिए कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है? क्या इसलिए कि उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है? पार्था चटर्जी जेल में है, अनुव्रत मंडल जेल में है और अनेक नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। अभिषेक बनर्जी के साथ साथ उनकी पत्नी की भी जांच हो रही है और उनकी पत्नी की बहन की भी जांच हो रही है। तो क्या इस वजह से ममता बनर्जी डर गई हैं? इसकी संभावना कम है। ममता बनर्जी के डर जाने और डर कर कोई समझौता करने की संभावना कम है। यहां मायावती और ममता बनर्जी में फर्क है। मायावती अपना नुकसान करके बीजेपी का फायदा पहुंचा रही है, लेकिन ममता बनर्जी अपना कोई नुकसान नहीं कर रही है। वो एक रणनीति के तहत, वो एक स्ट्रेटेजी के तहत 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के और ये पोजिशनिंग कर रही है अपनी। याद करें, ये इस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने अपने शुरुआत के दिनों में पहले 6-7 साल इसी तरह की राजनीति की है कि वो पिछले एक बार 2014 में जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने गए थे, उस समय से लेकर के और अभी पंजाब का चुनाव जीतने तक, इन 7-8 सालों में उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी को अटैक नहीं किया। वो बहुत दबी जुबान में बीजेपी की आलोचना करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को कभी अटैक नहीं करते थे। उनको पता था कि वो जहां राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में, वहां नरेंद्र मोदी को चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले बड़े लोग हैं। बहुसंख्यक हिंदुओं में एक बड़ा तबका है जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, और अगर नरेंद्र मोदी को ज्यादा अटैक करेंगे तो वो तबका नाराज होगा। तो उसको वो नाराज ना हो, इसके लिए वो नरेंद्र मोदी को अटैक नहीं करते थे, और वो उसी तरह की पॉलिटिक्स करते थे जैसे बीजेपी करती थी। उनका मंदिरों में जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, भारत माता की जय के नारे लगाना, ये सारे काम वो उसी टेम्पलेट पर करते थे जो बीजेपी का था। इसका उनको फायदा भी मिला। जब वो पंजाब जीते हैं तब उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी और केंद्र सरकार को ज्यादा जोर से अटैक करना शुरू किया है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब उनकी राजनीति का दायरा दिल्ली से निकल गया है। वो गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां यह करना जरूरी होगा। लगभग उसी अंदाज में, उसी तरीके से अभी ममता बनर्जी अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं। उनको पता है कि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की क्या लोकप्रियता है, खासतौर से बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच में। जब 2021 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी ममता बनर्जी को चुनाव लड़ा रहे जो उनके चुनाव रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, उन्होंने पब्लिकली कहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय है और भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर पार्टी है। और ये चुनाव नतीजों में ये साबित भी हुआ। चुनाव नतीजों में प्रचंड बहुमत मिला है 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 38% वोट हासिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली थी और 40% वोट मिले थे।
ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को 43% वोट थे और भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट था। विधानसभा चुनाव में यह वोट जरूर कम हुआ, बीजेपी का 2% वोट कम हुआ और ममता बनर्जी का वोट 5% बढ़ा, लेकिन 40% जो लोकसभा में मिला था उसी के करीब 38% वोट मेंटेन करना बहुत बड़ी बात थी। और वो इसलिए संभव हो सका क्योंकि पूरा राज्य बहुत बुरी तरह से पोलराइज्ड है, वहां हिंदू का कंसोलिडेशन है और बहुत बड़े पैमाने पर है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां 30% के करीब मुस्लिम आबादी है, और यह सबको पता है कि जहां इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होगी वहां चुनाव जीतने के लिए हिंदू वोट का पोलराइजेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 60% होना चाहिए। तो ये लोकसभा चुनाव में लगभग उसके करीब हो गया था ये पोलराइजेशन, तभी 40% वोट आया बीजेपी को और उसने 18 सीटें जीती। तो ममता बनर्जी इस बात को जान रही हैं, वो समझ रही हैं कि इसमें कमी नहीं आएगी जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनने की बात होगी। जब नरेंद्र मोदी की बात होगी तो हिंदू वोट में का बड़ा तबका जो है वो पोलराइज हो सकता है बीजेपी के पक्ष में। उसने मुख्यमंत्री बना दिया है ममता बनर्जी को, अगर उसको प्रधानमंत्री बनाना है और अगर मुस्लिम वोट पोलराइज हो रहा है एक तरफ, तो हिंदू पोलराइजेशन कंसोलिडेशन हो सकता है। ममता बनर्जी इस बात को समझ रही हैं, इसीलिए उन्होंने उस हिंदू वोट पर डोरे डालना शुरू किया है जो अभी बीजेपी को सपोर्ट करता है या इस दुविधा में है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करें या ममता बनर्जी को वोट करें। तभी सबसे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ का समर्थन किया। उनको पता था कि नरेंद्र मोदी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। फिर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति सद्भाव दिखाया कि संघ में काफी अच्छे लोग भी हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा, उनको इस आरोप से मुक्त किया कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वो बीजेपी से दूर नहीं है। बहुत सटल तरीके से ये मैसेज दिया है। उन्होंने बीजेपी को अटैक किया है नरेंद्र मोदी के प्रति सद्भाव दिखाते हुए। उन्होंने जब ये कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने एक तरह इशारा किया कि अमित शाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सीबीआई प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करती है बल्कि गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। तो उन्होंने एक बैड गाय चुना, उन्होंने एक खलनायक बनाने के लिए अमित शाह को चुना। उसके पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ कर दी, और लेकिन साथ के साथ बीजेपी को और केंद्र सरकार में एक चुन करके अमित शाह को अटैक भी किया। उनको पता है कि उनको किस वोट की जरूरत है। अब वो जान गई हैं, उस पोजीशन में आ गई हैं जब वो इस बात के लिए आश्वस्त हो सकती हैं कि मुसलमान किसी और को वोट नहीं करेगा। पिछले चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साफ हो गए। 3% वोट आया हुआ है कांग्रेस पार्टी को और 4% लेफ्ट को, समूचे लेफ्ट को। तो ये सीधी आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के। उसमें मुसलमान पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस को वोट देगा। अब ममता बनर्जी को उस वोट के बारे में नहीं चिंता करनी है। वो अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करती है तब भी वो वोट उनको मिलना है, इस बात को वो जान रही हैं। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को उस वोट को फोकस किया है, उस हिंदू वोट को फोकस किया है कि जिसमें अपना परसेंटेज उनका बचा रहे। उनको चिंता सता रही है 2019 के चुनाव की तरह ना हो जाए जब सिर्फ 3% का अंतर रह गया था उनमें और बीजेपी के वोट में। वो वोट का अंतर खत्म भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव के आधार पर यह नतीजे न निकालें कि 10% वोट का अंतर है दोनों पार्टियों में। लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो 3% का वो अंतर समाप्त भी हो सकता है और बीजेपी उनको पीछे भी छोड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने एक रणनीति के तहत यह दिखाया है कि वो पहले भी बीजेपी के साथ रही हैं, आगे भी बीजेपी के साथ जा सकती हैं। और ये एक बड़ा मैसेज है, बहुत सटल तरीके से आगे वो ये मैसेज देती रहेंगी, चंडी पाठ करती रहेंगी और ये राजनीति इस राजनीति को वो दोहराती रहेंगी कि ताकि उनसे बहुसंख्यक हिंदुओं में उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज बने, ताकि उसका कुछ वोट जो उनके साथ पहले रहा है वो टूट करके उनसे अलग ना हो। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।